Hello guys, my name is Sukhpreet and I welcome you to the Unlimited Fun with Humanities. So today I am going to start with the very second book of your syllabus, that is Politics in India since Independence. And now I will be going to discuss the first chapter of this book, that is Challenges of Nation Building. So, okay, there are certain important notifications which are to be made, but I'll just discuss those notifications after some time, after the end of this video. Okay, so now without wasting the time, let's start. Okay, sorry, today you need to cooperate a little with my voice as I'm suffering from a little bit cold. Okay, yes. इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. व्हाट वर द चैलेंजेस व्हिच वर फेस्ड बाय द कंट्री आफ्टर 1947? जो इंडिया आज हमको इतना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कंप्राइजिंग ऑफ 28 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, वो कैसे हुआ? ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कि उसके बाद से जब आज़ादी मिली, उसके बाद से कोई भी ब्रिटिश पावर या कोई भी ऐसी वैसी पावर हमारे ऊपर फिर राज ना कर पाई. ऐसा कैसे बना? नेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया गया और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए थे? ठीक है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद दे हैड मेड अ वेरी ब्यूटिफुल एंड यूनाइटेड इंडिया. कैसे? नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दोज चैलेंजेस, कैसे इंडिया बना एंड सब कुछ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. पहले चैलेंज को पढ़ेंगे हम. पहला देखो, मेन चैलेंज जो इंडिया ने फेस किया था, देखो वो था कि यूनिटी लेके आना. पहले जब इंडिया ब्रिटिशर्स के चंगलों में कैसे आता रहा, ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया पे रूल करते गए, डिवाइड एंड रूल के वजह से फूट डालो और राज करो. उन्होंने फूट डाली हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में. मुस्लिम्स को ज़्यादा वो अपनी कॉम्युनल राइट्स दे के, कहने का मतलब वोटिंग राइट्स ज़्यादा दे दी, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम ज़्यादा दे दिए. आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे फर्दर हायर स्टडीज़ का है. मतलब इतना समझो कि उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ की, हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डाला. ठीक है, उसी फूट के वजह से आज इंडिया और पाकिस्तान दो नेशंस हमको देख रहे हैं. यूनाइटेड इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ इंडिया एंड अदर इज़ पाकिस्तान. तो इंडिया के अंदर हमेशा से एक यही प्रॉब्लम थी कि लोगों के अंदर यूनिटी नहीं थी, डिवाइड एंड रूल चल रहा था. ठीक है, लोग अवेयर ही नहीं थे कि कैसे ब्रिटिशर्स उनको पागल बना रहे हैं और उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, उनकी यूनिटी को ख़त्म कर रहे हैं. तो इंडिपेंडेंट इंडिया ने, फ्रीडम स्ट्रगल्स जो भी हमारे लीडर्स थे, उन्होंने पहला चैलेंज तो यही देखा कि भाई इंडिया के अंदर यूनिटी लेके आनी है. जैसे पहले यूनिटी नहीं थी, अब लेके आनी यूनिटी. और ये काम बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ एक रिलीजन के लोग नहीं, अनेक रिलीजन के लोग हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, ठीक है, मराठीज़, गुजरातीज़, राजस्थानीज़, बंगाली, ठीक है, पंजाबीज़, तमिल के लोग, कितने सारे लोग हैं. और इन सभी के बीच में यूनिटी लेके आना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. तो पहला चैलेंज यही था, इन सभी लोगों के अंदर यूनिटी लेके आना, इनको ये रियलाइज़ कराना कि तुम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख बाद में हो, पहले तुम इंडियंस हो, पहले तुम भाई हो, एक भाई बहन हो सभी के. ठीक है, तुम्हारे अंदर फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड होना चाहिए. बाद में तुम हिंदू, सिख, मुस्लिम हो, पहले तुम इंडियंस हो, भाई हो एक दूसरे के. ठीक है, एंड भाई एक दूसरे का खून खराबा नहीं करते. अब पहला चैलेंज हमको देख गया कि यूनिटी लेके आना. दूसरा चैलेंज क्या था कि उनको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, वैसी गवर्नमेंट जो लोग इलेक्ट करेंगे. ठीक है, लोग खुद इलेक्ट करेंगे, अपने लिए इलेक्ट करेंगे, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनको चाहिए. फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, वो वाला सिस्टम चाहिए. एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जहाँ पे लोग अपने व्यूज़ अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, बिना डरे एक्सप्रेस कर सके. अगर कोई ग्रीवियंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं,
वो भी गवर्नमेंट के आके रख सके। पहला, हमको डेमोक्रेसी चाहिए, और डेमोक्रेसी भी कौन सी चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये क्या होता है? देखो, डेमोक्रेसी होती है दो टाइप की। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, बिकॉज सब कुछ ही पिंक है, और अगर पेन भी पिंक हो जाए तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। आई थिंक ब्लैक इज फाइन फॉर दिस स्लाइड। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए, पहले देखो, हमको डेमोक्रेसी चाहिए। अब डेमोक्रेसी क्या, कितने टाइप की होती है वो देखो। एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पे आप खुद जाओगे, जनता खुद जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे इम्पोर्टेंट डिसीजंस देगी देश की। जैसे अगर आज इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो फार्म लॉज इम्प्लीमेंट होने हैं या नहीं होने, ये एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर वगैरह डिसाइड नहीं करते, हम जनता डिसाइड करते। अगर जनता की वोटिंग मेजॉरिटी में होती कि हाँ फार्म लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए तो वो हो जाते। अगर नहीं होती मेजॉरिटी में, ठीक है, अगर बहुत सारे लोग कहते नहीं होने चाहिए फार्म लॉज इम्प्लीमेंट, तो वो नहीं होता। कहने का मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सिंपल वर्ड्स में ये समझो, वो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे लोग खुद डिसीजन देते हैं, ठीक है, कोई और नहीं, लोग डायरेक्टली डिसीजन देते हैं। अब इधर फार्म लॉस का पंगा पड़ा, आपने थोड़ा ना डिसीजन लिया तो मोदी गवर्नमेंट ने ना। यहाँ पे लोग डिसीजन देंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है? जहाँ पे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हो, एमएलएज और एमपीज को चुनते हो। किसको चुनते हो? एमएलएज, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन लोगों को चुनते हो और वो क्या देते हैं? वो डिसीजन देते हैं, ठीक है, दे गिव्स देयर डिसीजन। वो हमारे बिहाफ से डिसीजन देते हैं। हम डिसीजन डायरेक्टली नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली देंगे। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में वी विल टेक द डिसीजन इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन लोगों को हमने चुना है, वो जाके डिसीजन देंगे। और ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो हमको क्या पता लगा कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी भी कौन सी? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, अभी तक हमने पढ़ा डेमोक्रेसी टू टाइप्स की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट के भी टू टाइप्स होती हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये क्या है भाई? क्यों कॉम्प्लेक्स कर रही हो मैडम? मन में आ रहा होगा। ये चीज़ +1 में पढ़ चुके होगे। नहीं यार, आई एम नॉट इन दैट फॉल्ट, मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि जिससे पढ़ा उनसे आप पूछो कि मुझे क्यों नहीं याद। अब देखो, अभी के लिए इतना समझो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे, अच्छा मुझे ये बताओ, हेड ऑफ अ नेशन कौन है? हेड ऑफ अ नेशन कौन है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ अ गवर्नमेंट कौन है हमारा? वो कौन है हमारा? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। सबको पता है हेड ऑफ अ नेशन और हेड ऑफ आपका गवर्नमेंट, ठीक है। हेड ऑफ अ नेशन इज कौन? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ अ गवर्नमेंट इज कौन है? प्राइम मिनिस्टर। रामनाथ कोविंद हेड है हमारे किसके? नेशन के। और प्राइम गवर्नमेंट के हेड कौन है? नरेंद्र मोदी है, मोदी साहब है, ठीक है। जब वैसी कंट्रीज में जहाँ पे हेड ऑफ अ नेशन अलग है और आपका हेड ऑफ अ स्टेट अलग है, दोनों अलग अलग बंदे हैं ना, मोदी और रामनाथ कोविंद दोनों अलग है, तो दैट इज कॉल्ड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बट जहाँ पे हेड ऑफ अ नेशन और हेड ऑफ अ गवर्नमेंट दोनों सेम बंदे हैं, उसको हम कहेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए में जो बाइडेन हेड ऑफ अ नेशन भी है, ठीक है, और हेड ऑफ अ गवर्नमेंट भी कौन है? आपके जो बाइडेन। अभी के लिए सिंपल सटीक डिफरेंस यही याद रख लो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे हेड ऑफ अ नेशन इज डिफरेंट पर्सन एंड हेड ऑफ अ स्टेट इज डिफरेंट पर्सन, सॉरी, हेड ऑफ अ गवर्नमेंट इज डिफरेंट पर्सन। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है? ठीक है, ये पार्लियामेंट्री बता दी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी? जहाँ पे हेड ऑफ अ नेशन अलग बंदा है और हेड ऑफ अ गवर्नमेंट अलग है।
बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जहाँ पे हेड ऑफ अ नेशन और हेड ऑफ अ गवर्नमेंट दोनों सेम बनते हैं। और भी डिफरेंसेस होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, बट जिन्होंने +1 अच्छे से किया है उनको पता होगा। अभी के लिए इतना जानने की भी ज़रूरत नहीं है, सो आप यहीं पे पॉज कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए आपको पता लग गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी हुई, जहाँ पे हेड ऑफ अ नेशन इज डिफरेंट पर्सन एंड हेड ऑफ अ गवर्नमेंट इज डिफरेंट पर्सन। तो इंडिया ने ये बोल दिया, ठीक है, उनको डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी कौन सी? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और कौन सी चाहिए? और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, प्रेसिडेंशियल नहीं चाहिए। और उन्होंने क्या बोला? और ये बोला कि हमको डेमोक्रेसी जो मेंटेन करनी है, ठीक है, जो भी हम कंट्री में करेंगे ना, चाहे हम इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे हैं या हम किसी को सज़ा सुना रहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कुछ भी कर रहे हैं, हम सही तरीके से करेंगे, हम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस से करेंगे, हम कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। जैसा जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हम वैसा वैसा ही करेंगे। सेकंड चैलेंज ये था कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। अब थर्ड चैलेंज देखो। थर्ड चैलेंज था, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। थर्ड चैलेंज यही था कि उनको क्या इंश्योर करना, डेवलपमेंट, कि लोगों की डेवलपमेंट हो और वेलबींग हो। थर्ड चैलेंज यही था कि लोगों ने कितनी एट्रॉसिटीज़, कितनी ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस की थी इंडिपेंडेंस के पहले। ब्रिटिशर्स ने अपना खजाना भर दिया और लोगों को कंगाल कर दिया। तो मेन मोटिव यही था कि उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अकेला इकोनॉमिक नहीं, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर, हर टाइप की डेवलपमेंट करनी है इंडिया की, ठीक है। और लोगों के अंदर इक्वालिटी लेके आनी है, हर एक को इक्वल राइट्स देने हैं। ये नहीं वुमेन को कम राइट और मेन को ज़्यादा राइट, हिंदू सिख को ज़्यादा राइट, मुस्लिम्स को कम राइट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को इक्वल राइट्स मिलेगा, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। बट जो ज़्यादा स्पेशल, जिसको कहते हैं ना एक स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे किसको? राइट्स भी नहीं को, प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी किसको? सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ये कौन से ग्रुप है? ये वो ग्रुप्स हैं जिनको सदियों से जब से ये अर्थ बनी है ना, तब से इनके साथ बुरा ही भेदभाव, बुरा ही हो रहा है। जैसे वुमेन से स्टार्टिंग से कितना बुरा हो रहा है। कभी वुमेन को सती प्रथा की विक्टिम बनी है कभी वुमेन, ठीक है, कभी वुमेन को डाउरी की वजह से इतना तंग किया जाता है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, ठीक है, कभी वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। वुमेन को बहुत प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही देखनी पड़ती है, तो वैसे ग्रुप को प्रोटेक्शन देना है। चिल्ड्रन, बच्चों के साथ भी कितना बुरा होता है, बच्चों की तकसरी होती है, दैट इज़, मुझे हिंदी इतनी नहीं आती है, सॉरी वर्ड अगर गलत हो, मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन होता है, बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनको बेग करने दिया जाता है सड़क पे, मेन सड़क पे, कैसे मेन रोड की जो सड़कें होती हैं वहाँ पे वो बेग कर रहे होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से ही चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, मारा जाता है बच्चों को। देखते हो कई बार कितने ब्रूटली पेरेंट्स मारते हैं, सावधान इंडिया जिसने देखा है। और कौन से हो गए? SC ST, जिसको महात्मा गांधी ने हरिजन्स बोला, ठीक है, उनके साथ भी कितना बुरा ट्रीटमेंट हुआ है। स्टार्टिंग से हमने पढ़ा है, 8th में भी हमने पढ़ा था कि उनको टेम्पल्स वगैरह में नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है, और उनको उसी सेम कुएं से, वेल से पानी नहीं देने दिया जाता था जहाँ से अदर लोग, हाई क्लास के, हाई कास्ट के लोग रहते हैं। तो वैसे ग्रुप्स को ना प्रोटेक्शन दी किसने? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, BR अम्बेडकर ने, और भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के टाइम इन्वॉल्व थे, ठीक है। और उन्होंने DPSP जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए। DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो फर्क होता है DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच में। अभी ये क्या फ़र्क है? आपने +1 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, एक सेपरेट वीडियोस आ जाएंगी, बट इट्स यूज पॉइंटलेस अगर मैं अभी आपको DPSP के बारे में फ़र्क बताने लग जाऊँ, फंडामेंटल राइट और DPSP के बारे में फला फ़र्क है, ठीक है। अभी के लिए ये समझो, DPSP एक वैसे राइट्स है, वैसे प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इन चीज़ों को DPSP, जितने भी DPSP बनाए गए हैं, इन चीज़ों को ध्यान रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैसी पॉलिसीज़ बनाती हैं जो लोगों की वेलफेयर करेगी। सरल, सिंपल, सटीक तरीके से ये समझो अभी के लिए,
डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो क्या काम करते हैं, ऐसे रूल्स हैं, ऐसे रूल्स हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, ऐसे कुछ प्रिंसिपल सेट किए गए हैं, ठीक है। वैसे प्रिंसिपल्स को हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, या जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको इन डीपीएसपीज को ध्यान रख के, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रख के अपनी पॉलिसीज़ बनानी है ताकि लोगों की वेलफेयर हो सके। मीन्स डीपीएसपी आर ओनली मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको एक है कि लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट करते जाना टाइम के साथ, लोगों की वुमेन की कंडीशन इम्प्रूव करते जाना टाइम के साथ, चिल्ड्रन की कंडीशन इम्प्रूव करते जाना, SC ST की भी कर देना। बट अभी लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, ठीक है, जो लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो चीज़ इंश्योर करनी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना, ठीक है। अभी क्या है, लोगों को रिच करो, रिच नहीं बट इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंश्योर कर दो कि वो 2 टाइम की रोटी खा सके, जो अभी वो नहीं कर पा रहे थे। आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड। ओके, 3 चैलेंजेस थे। पहला यूनिटी लेके आना, ठीक है। दूसरा आपका दूसरा था डेमोक्रेसी को सेट करना, यूनिटी लेके आना, डेमोक्रेसी को सेट करना। तीसरा डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ एंटायर सोसाइटी। समझ लो। आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो कुछ चीज़ें, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या था, अब हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू 2 नेशंस थ्योरी, पहली बात ये नेशंस हैं, नेशंस हैं। 2 नेशंस थ्योरी ये किसने दी थी? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के हेड कौन थे? मोहम्मद जिन्ना, ठीक है, याद रखो। 2 नेशंस थ्योरी किसने दी थी? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के हेड कौन है? मोहम्मद जिन्ना। इस थ्योरी में क्या है कि देयर शुड बी 2 नेशंस, जो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन जो है उसको पाकिस्तान बना दो, और जो हिंदू सिख वाला डोमिनेटेड रीजन है उसको आप इंडिया रखो, ठीक है। अब देखो, पहले थोड़ा सा नीचे करती हूँ। अकॉर्डिंग टू द 2 नेशंस थ्योरी एडवांस्ड बाय मुस्लिम लीग, इंडिया consisted of not only one but 2 people, Hindus and Muslims. That is why they demanded Pakistan a separate country for the Muslims. What they are saying कि 2 नेशंस थ्योरी में यही लिखा हुआ है जो कि मुस्लिम लीग ने दी है, जिसका हेड कौन है? मोहम्मद जिन्ना। बार बार बोल रही हूँ तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि भाई इंडिया के अंदर अकेले एक टाइप के लोग नहीं है, 2 टाइप के लोग दिख रहे हैं हमको, एक हिंदूज और एक मुस्लिम्स। तो जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं उनके लिए एक अलग कंट्री बना दो, दैट इज पाकिस्तान। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, INC, कमेंट में बताओ कब बनी थी, ठीक है। INC इन्होंने ये हमेशा इस थ्योरी के अगेंस्ट थे, 2 नेशंस थ्योरी के अगेंस्ट थे। दे नेवर वांट अ सेपरेट पाकिस्तान, दे वांट अ यूनिफाइड इंडिया। उनको यूनिफाइड इंडिया चाहिए था, ठीक है। कांग्रेस इस डिसीजन को अपोज किया, नहीं हमको पाकिस्तान वाला चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है। सेवरल और इसके बीच में बहुत सारी पॉलिटिकल टेंशन्स हो गई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। यही बात में मुस्लिम लीग कहती है हमको पाकिस्तान चाहिए, कांग्रेस कहती है नहीं हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, एक यूनिफाइड इंडिया होगा। टेंशन्स इन दोनों के बीच में इतनी बढ़ी 1940s के बीच में, और ब्रिटिशर्स महान, उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल दिखाया 1940s के बीच में, फूट दगाई इन दोनों के बीच में। आज हमको क्या दिख रहा है? आज उसका रिजल्ट यही है, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। एक अलग पाकिस्तान दिख रहा है, उभर के आ गया सामने, समझ गए। मुस्लिम लीग की थ्योरी किसके, मुस्लिम लीग ने जो थ्योरी दी थी 2 नेशंस थ्योरी, ये अपोज किसने की थी? ये अपोज आपके कांग्रेस ने की थी। 1940s के बीच में टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, एंड थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने और कहते हैं ना घी डाल दिया, मतलब कि और लड़ाई के बीच में अपना घी डाल दिया, और इतनी टेंशन्स बढ़ गई कि हमको आज 2 डिविजन्स दिख रही है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। बट अब जो ये डिवीजन दिखी 1940s में, टेंशन्स हो गई, टेंशन्स बढ़ गई और चलो इंडिया पाकिस्तान बट गया। क्या ये पार्टीशन वॉज सो ईजी? आपको लग रहा है कि ये पार्टीशन इतनी ईजी थी? नहीं, इट वॉज नॉट ईजी। स्लाइड मैंने इसलिए मूव किया, पहले मैप देखो।
अब यहाँ पे आपको आई होप इतना बड़ा तो हो गया कि आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्या था, उन्होंने बोला था, अभी आपने देखा मुस्लिम लीग ने ये बोला कि इंडिया के अंदर एक टाइप के लोग नहीं, दो टाइप के लोग हैं, एक हिंदूज है एक मुस्लिम्स है। तो जितने मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं उनको क्या कर दो, उनको पाकिस्तान कर दो। तो चलो कहा ठीक है, अब ये कर देते हैं, कुछ ऑप्शन बच ही नहीं रहा। तो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया यहाँ पे दिखा आपको, ठीक है, जिसको आज पाकिस्तान कहते हो। एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, उसको मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, ठीक है। एक आपको यहाँ पे दिख गया, ये जो वेस्ट पाकिस्तान जिसको बोला गया है यहाँ पे दिखा गया है, और एक आपको इधर दिखा जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला गया, जिसको आज हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश, ठीक है। अब ये था कि ये क्या बात बनी, ऐसे कैसे कर दें, दो दो पाकिस्तान, एक पाकिस्तान यहाँ है तो दूसरा पाकिस्तान जाके किधर है, ठीक है, और बीच में इंडिया है, ये डिवीज़न कैसी डिवीज़न होगी। फिर उन्होंने क्या किया, अब बात तो थी मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन इस साइड पे थी, ये यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, इधर तो मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन थी, बनाना तो पड़ेगा पाकिस्तान, तो डिमांड एक्सेप्ट की। जो वेस्ट में मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे उसको बोला गया वेस्ट पाकिस्तान, फिर बीच में आ गया हमारा प्यारा भारत इंडिया, और उसके बाद ईस्ट में जो जितने मुस्लिम डोमिनेटेड मुस्लिम्स थे उसको बोला गया ईस्ट पाकिस्तान। सो दिस डिवीजन वाज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, इतना इजी नहीं था बाइफर्केट करना, ढूंढना कि कौन से मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, कौन से हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है। एक डिवीजन, ये डिवीजन वाज वेरी वियर्ड ऑल्सो, आधा पाकिस्तान फिर इंडिया फिर आधा पाकिस्तान, ठीक है, इतना अजीब डिवीजन था, ठीक है। सो दिस वाज नॉट ईजी। अब पीछे आ जाओ, तो आपने देखा ये पार्टीशन वाज नॉट ईजी। The idea might appear simple, but it presented difficulties. You know that. First of all, there was no single belt of Muslim majority areas in British India. वही बताया, बहुत डिफ़िकल्ट था ये कहना कि ये एरिया मुस्लिम्स, यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हिंदूज रहते हैं, ये बाइफर्केट करना ही बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। अब देखो, there were two areas of the concentration on one in the west and one in the east. मैंने आपको बताया कि एक मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वेस्ट में थी जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोल दिया, और कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन ईस्ट में ज़्यादा थी जिसको हमने ईस्ट पाकिस्तान बोल दिया। वही जो बीच में वेस्ट पाकिस्तान, इंडिया, फिर ईस्ट पाकिस्तान, जो मैंने आपको बताया बीच में इंडिया बेचारा आ गया, इधर दो दो पाकिस्तान। There was no way that these two parts can be joined. और बहुत डिफ़िकल्ट भी था यार कि आप ये दो पार्ट्स को ज्वाइन कर दो। कैसे ज्वाइन कर दोगे बताओ, ये देखो आप देख रहे हो, कैसे ज्वाइन करोगे, ये रहा आपका वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान, इन दोनों को कैसे बीच पे लेके आ रहे हो, कैसे इसको इकट्ठा कर रहे हो, ज्योग्राफिकल एरिया को इकट्ठा कर पाना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बीच में इंडिया है। आर यू गेटिंग मी? तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ज्वाइन दैट वेस्ट पाकिस्तान इन ईस्ट पाकिस्तान। सेकेंडरी, सबसे बड़ी बात, नॉट ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी पाकिस्तान, जहाँ पे अब ये देखो, अब ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, कौन सा, ये वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान, अब हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको हम देखते हैं। अब जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया जो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, वो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने, दे नेवर वांटेड पाकिस्तान, ठीक है, वो ये डिवीजन चाहते ही नहीं थे। ये देखो, सेकेंडरी, नॉट ऑल द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वांटेड टू बी पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, जो खान अब्दुल गफर खान था, ठीक है, खान अब्दुल गफर खान जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में, यहाँ पे है। जो खान अब्दुल गफर खान है, जो कहाँ के रहने के थे, वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वो कहाँ पे, ये वेस्ट पाकिस्तान के अंदर है। जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है ना, ये कहाँ पे है, ये आपका पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। इसके अंदर जो ये बंदे रहने वाले थे ना, खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, ये चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने,
ये अगेंस्ट थे किसके, टू नेशंस थ्योरी के। तो आपको यहाँ से ये भी पता लग गया कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज जो थे पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वो भी कुछ ऐसे इनकी तरह और भी एरियाज थे पाकिस्तान के अंदर जो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान बने, जो सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे ये मुस्लिम लीग की टू नेशन थ्योरी को। थर्ड प्रॉब्लम ये था was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had a very large area which joined Muslims in which where the Muslims were in majority. ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ना किसकी थी, इस चीज़ को छोड़ो जो भी लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे हम मैप से समझते हैं। सबसे बड़ी बात ना जो मेन थी ना, कुछ पंजाब, आप कह लो कि जो ये इंडिया है ना, इसके कुछ दो एरियाज थे। कौन से एरियाज थे, एक था पंजाब और एक था बंगाल। बंगाल ये रहा आपका और पंजाब इधर को है, ठीक है। पंजाब थोड़ा सॉरी, पंजाब मैंने इधर कर दिया, सो सॉरी, इतना नीचे कर दिया, पंजाब इधर को है। थोड़ा सा देख लो यार कौन से इधर अच्छे से बाइफरकेट करना नहीं हो रहा। अब ये दो रीजन्स जो इंडिया के थे, एक पंजाब और एक आपका वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम ये थी पंजाब के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर ज़्यादा क्या थे, मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स थे, मुस्लिम लोग थे। बट पूरे पंजाब के अंदर माना मुस्लिम लोग थे, पर कुछ पंजाब के अंदर, उसी पंजाब के अंदर कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी। मतलब कि ये पूरा पंजाब, सपोज ये पूरा पंजाब, ठीक है। अब पंजाब के अंदर हम लगा लो अभी के लिए 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। अभी एक नई बनी है डिस्ट्रिक्ट मरेलकोटला, 23 डिस्ट्रिक्ट्स है। सपोज उस टाइम पंजाब के अंदर 23 डिस्ट्रिक्ट्स थी। इसके अंदर माना पंजाब के अंदर मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन ज़्यादा है, 23 में से 23 में से 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी जिसके अंदर मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स थे। बट 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी थी जिसके अंदर टोटल हिंदू की मेजॉरिटीज़ थी और सिख्स की मेजॉरिटीज़ थी। अब ऐसे रीजन्स को कैसे बाइफरकेट कर दे, सेम प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल में थी, ठीक है। ऐसे रीजन्स को कैसे बाइफरकेट कर दें, ऐसे रीजन्स को कैसे डिवाइड कर दे, आधा पंजाब मतलब कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है आधा पंजाब का वो उधर चल जाए और जो हिंदूज़ बना है वो इधर। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए, ठीक है। ये देखो द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट ऑफ द टू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल हैड अ वेरी लार्ज एरिया और वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। मैंने वही बताया कि जैसे पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें से 20 अगर सपोज मुस्लिम्स हैं, बट 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे टोटल हिंदूज आर इन मेजॉरिटी। अब उस कंट्री पंजाब को हम कैसे बाइफरकेट करें। अब फोर्थ प्रॉब्लम सुनो कौन सी थी। द फोर्थ प्रॉब्लम ये थी कि जो बॉर्डर पे इंडिया और पाकिस्तान, ऐसा तो था नहीं कि पाकिस्तान में सारे के सारे मुस्लिम्स चले गए थे और इंडिया में एक भी मुस्लिम नहीं बचा, और ऐसा ये भी नहीं था कि पाकिस्तान से सारे के सारे हिंदूज और सिख इंडिया में आ गए थे और पाकिस्तान में एक भी हिंदू या सिख नहीं बचा। ऐसा तो कुछ नहीं था, वहाँ पे भी हमारे हिंदू और सिख भाई छूट गए और इधर इनके मुस्लिम भाई छूट गए। अब डर ये था कि अब जो माइनॉरिटीज़ थी ना, उस टाइम ना माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा भेद होता था, बहुत बुरा बिहेव किया जाता था। किसके साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ। जहाँ पे इंडिया के अंदर अगर कुछ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रह गए हैं तो इनको यहाँ पे मारा जाता, ठीक है। वुमेन के साथ रेप कर देते इधर इंडियंस, ठीक है। वहाँ पे पाकिस्तान में भी यही हाल था, जहाँ जहाँ पे हिंदू सिख रह जाते वहाँ पे उनको मारा जाता, पाकिस्तान के अंदर टॉर्चर किया जाता, वुमेन को रेप किया जाता, उनका फोर्सफुली रिलीजन बदल के उनसे शादी की जाती, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। आई होप ये 4 प्रॉब्लम्स हैं विच आर क्लियर टू यू, गॉट माई पॉइंट, विच आर वेरी मच क्लियर टू यू। पहला, आधा पाकिस्तान ये आधा यहाँ पे, इसको कैसे इकट्ठा कर दे। दूसरा, सभी के सभी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज नेवर वांटेड टू गो टू पाकिस्तान, वो चाहते नहीं थे कि पाकिस्तान बने, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस अब्दुल गफर खान वाला बताया। थर्ड प्रॉब्लम वो पंजाब और वेस्ट बंगाल की,
फोर्थ प्रॉब्लम माइनॉरिटीज की। गॉट माय पॉइंट? आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। अब इस पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे हम वो देखो। द ईयर 1947 सबसे अनप्लान्ड ईयर था, सबसे ट्रैजिक ईयर था, ठीक है, जहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, कम्युनल रियॉट्स हुए। कम्युनल रियॉट्स क्या होते हैं? जब दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा हो जाए, ठीक है। 1947 एक ऐसा ईयर था जहाँ पे हमने देखा कैसे कम्युनल रियॉट्स हो रहे हैं, रिलीजन के नाम पे कैसे दंगे फसाद हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सिटीज़ कौन सी? लाहौर की, कलकत्ता की और अमृतसर की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दंगे फसाद दिखे। क्यों? लाहौर बॉर्डर पे है पाकिस्तान में, कलकत्ता बॉर्डर पे उस साइड पे, ठीक है, और अमृतसर अगेन बॉर्डर पे आ जाता है अमृतसर, वो इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो मैप खोल के देखता पंजाब का, पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 1947 का जो ईयर था यहाँ पे रिलीजन के नाम पे दंगे फसाद हो रहे थे, लोग मारे जा रहे थे। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट्स जो बने हुए थे कॉमनल जोन्स के, वो कौन से थे? याद रखना, पूछ देंगे आपको, देन डोंट ब्लेम मी, ठीक है, ध्यान से सुना करो जो बताती हूँ। लाहौर, कलकत्ता, अमृतसर, समझ गए? Muslims would avoid going to the areas where Hindus and Sikhs lived. Muslims उन एरियाज में जाना ही नहीं चाहते थे जहाँ पे हिंदू सिख रहते हैं, और सिमिलरली हिंदू सिख भी उन एरियाज में नहीं जाना चाहते थे जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। सेकंड कॉन्सिक्वेंस हमको दिख गया पार्टीशन में, कितनी नफरत होगी। पीपल को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, आम जनता को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। आम जनता को, ठीक है, फोर्स किया गया कि वो अपने घरों को छोड़ के भाग जाए, ठीक है। और इतने बुरे हालात हो गए थे कि उनको अपना घर छोड़ के, अपना खुद का घर छोड़ के रिफ्यूजी कैंप में शेल्टर लेना पड़ा, ठीक है। माइनॉरिटीज़ जो दोनों साइड पे रह गए थे, इंडिया में भी जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ थे, और पाकिस्तान में जो सिख और हिंदू माइनॉरिटीज़ थे, उनके साथ बहुत बुरा भेदभाव हुआ, ठीक है। उनको मारा गया, ताड़ा गया, ठीक है। और जो वुमेन थी, वुमेन का रेप होने लग गया। इट्स वेरी बैड ना, कि तुम ऐसे, ह्यूमैनिटी नहीं भूलना चाहिए। रिलीजन इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, और तुम रिलीजन के नाम पे रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हो, और रिलीजन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है, इंसानियत को भूल रहे हो। तुम इंसानियत को उस लेवल पे भूल गए कि तुमने वुमेन का रेप करना शुरू कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उनको रेप किया, अबडक्ट किया, ठीक है, उनको उनसे शादी कर दी फोर्सफुली, और उनका रिलीजन बदल दिया। तो यू फोर्स देम टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। तुमने उनको हिंदू से मुस्लिम कर दिया, और मुस्लिम्स ने उनको, मतलब कि जो हिंदू लेडी थी उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया, और जो मुस्लिम थे उन्होंने वाइसा वर्सा कर दिया। आप देखते हो कैसे था। द डिवीजन ऑफ द कंट्री वॉज नॉट अ जोग्राफिकल डिवीजन। ये आप मान लो, जो ये डिवीजन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये एक जोग्राफिकल डिवीजन नहीं थी, अकेले एरिया की डिवीजन नहीं थी, बल्कि ये लोगों की दिलों की डिवीजन भी थी। लोगों के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट था। बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, ठीक है, वुमेन का रेप कर दिया, ठीक है, वुमेन का रिलीजन कन्वर्ट कर दिया। तो इट वॉज वेरी बैड। The partition had not only divided the assets or the liabilities, पार्टीशन ने अकेले इंडिया और पाकिस्तान के एसेट्स, ठीक है, उनकी मशीन्स या उनके कर्जे जितने भी थे उनको ही नहीं डिवाइड कर दिया, बल्कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ को भी नहीं छोड़ा। एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट तो दूर की बात है, जब उन्होंने लोगों के दिलों को नहीं छोड़ा, एम्प्लॉयज़ तो फिर दूर की बात है। अगर किताबी भाषा में आ जाओ वापस, तो हम ये कहेंगे इस पार्टीशन ने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को तो डिवाइड कर ही दिया था। अब यहाँ पे डिवीज़न हो गई थी एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की भी डिवीज़न हमको दिखने की मिली। रेलवेज़ को भी डिवाइड कर दिया। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें होगी, रेलवेज़ डिवाइड हो गई, एम्प्लॉयज़ डिवाइड हो गए, अरे लोगों के दिलों को भी डिवाइड कर दिया इस पार्टीशन ने। रिश्ते नाते सब बिछड़ गए, माँ बाप इधर रह गए तो बच्चे उधर रह गए, कुछ बच्चे अनाथ हो गए। कैन यू इमेजिन? इस पार्टीशन ने फोर्स कर दिया कि 80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा बॉर्डर के। इंडिया के लोगों को छोड़ के, हिंदूज को इंडिया को छोड़ के उनको पाकिस्तान भागना पड़ा, पाकिस्तान वालों को भागना पड़ा और इंडिया में शेल्टर देना पड़ा। मीन्स कि
इस डिवीज़न के वजह से बहुत सारे लोगों को अपने ही घर बार छोड़ के रिफ्यूजी कैंप में आना पड़ा, मार ताड़ देखी, बहुत कुछ। इट वॉज अ ब्लड शेड, इट वॉज टोटल ब्लड शेड। गदर मूवी देखो तो पता लगता है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, पता लगता है। ओके गाइस, अब आता है महात्मा गांधी की डेथ हो जाती है, ये आप सीन देख सकते हो। ठीक है, महात्मा गांधी जिन्होंने कम्युनल रिवॉल्ट्स को कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की, ठीक है, बट ही गॉट असैसिनेटेड बाय नथुराम विनायक। ओके, सो नाउ अब देखो, हेडिंग को पढ़ो, पता लगेगा, चीज़ें और क्लियर होंगी। दैट इज इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, अब ये सेक्युलर क्या है, इंडिया स्टेट, सेक्युलर स्टेट, बहुत सारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बस हम क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना जान लो, इंडिया क्या होगा, एक सेक्युलर स्टेट बनेगा। सेक्युलर स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। इतना याद रखना, 30 जनवरी 1948 एंटायर कंट्री वॉज मोर्निंग। बिकॉज ऑफ मोर्निंग मतलब कि अफसोस मना रहे थे, अफसोस जतला रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ गांधी जी। ठीक है, by whom he was assassinated? नथुराम विनायक। रिमेंबर द डेट्स प्लीज, ये क्यों, रीजन वगैरह सब देख लेना। ओके, अब देखो, गांधी जी की डेथ हो गई। उस डेथ जब हुई तो एक मैजिकल इफेक्ट रहा। ठीक है, लोगों के अंदर समझ आने लगी, पॉलिटिकल लीडर्स को समझ आने लगी कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच में, हमको उसको कम करना पड़ेगा, नहीं तो हर दिन मारताड़ होगा, हर दिन कम्युनल वायलेंस होगा। जो यहाँ पे मुस्लिम्स इंडिया के अंदर रह गए हैं, इनको हमने मारना ताड़ना नहीं है, इन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ग्रुप को हमने मारना नहीं है, बल्कि हमको उनको इक्वल कह लो कि प्रिविलेजेस देनी है, जैसे बाकी सेक्शंस को दी जाएगी, जैसे हिंदूज को दी जाएगी, इनको प्रोटेक्शन देनी है। ठीक है, लीडर्स ने, जो हमारे नेशनल मूवमेंट लीडर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ डिसाइड कर दी, उनको इस चीज़ की अकल आ गई। ये देखो, अब ये देखना, most of our national movement leaders that India must treat all the persons equally and India should not be the country that gives status to the adherents of one faith. इंडिया को ऐसा कंट्री मत बनाओ जो सिर्फ एक फेथ, एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस दे, नहीं, बल्कि और बाकी रिलीजन को इन्फीरियर समझे, ऐसा नहीं, बल्कि आप इंडिया को वैसा कंट्री बनाओ जो सभी के सभी रिलीजन्स को इक्वली इम्पोर्टेंस दे। उसके लिए उसकी आंखों में सभी रिलीजन इक्वल हों। ये नहीं हिंदू ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हिंदुज़म को फॉलो करना है, मुस्लिम पॉपुलेशन कम है तो मुस्लिम रिलीजन को नहीं फॉलो करना है, नहीं। इंडिया की आंखों के सामने हर रिलीजन की इक्वली रिस्पेक्ट होगी, इक्वली इम्पोर्टेंस होगी। ये नेशनल लीडर्स को समझ आ गया। नेशनल लीडर्स को समझ आ गया जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ जो इंडिया में रह गए हैं, इनको हमको प्रोटेक्शन देने की नीड है। समझ गए? आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। तो हमने डिसाइड कर दिया कि हम इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाएंगे। बट ये सेक्युलर है क्या? व्हाट इज़ दिस सेक्युलर? सेक्युलरिज्म क्या है, अब हम इसको देखते हैं। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इट मीन्स, सिंपल बात समझो, सिंपल बातों में ये समझो कि स्टेट कोई भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी। हिंदूज़ को हिंदू प्रैक्टिस करना है, करने दो, ठीक है, मुस्लिम को मुस्लिम प्रैक्टिस करना है, करने दो, सिख को सिखिज़म प्रैक्टिस करना है, करने दो, क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन प्रैक्टिस करना है, करने दो, जैन्स को जैन्स करना है, करने दो, ठीक है, गुरु नानक की पूजा करनी है, करने दो, माँ दुर्गा की करनी है, करने दो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की करनी है, करने दो, किसी की भी पूजा करनी है, करने दो। स्टेट को इंटरफेयर नहीं करना, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना, गवर्नमेंट को कोई भी सिटीजन्स के अंदर भेदभाव नहीं करना रिलीजन के बेसिस पे। गवर्नमेंट को ये नहीं कहना अच्छा ये हिंदू है, ठीक है, तुम हिंदुज़म को फॉलो करते हो, ठीक है, तुम्हारा ट्रीटमेंट पहले होगा, इसकी बारी पहले आएगी। अच्छा तुम सिख हो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी। अच्छा तुम मुस्लिम हो, तुमको तो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, ठीक है, क्रिश्चियन तुम भी चल जाओ, जैन तुम भी चल जाओ, नहीं, मुस्लिम को अब हम जाने नहीं देंगे। ऐसा नहीं करेगी इंडियन गवर्नमेंट।
इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू ट्रीट अ पर्सन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, उन सबको इक्वली ट्रीट करेगी। इनफैक्ट स्टेट इंटरफेयर ही नहीं करेगी रिलीजियस मैटर्स के अंदर। स्टेट के लिए सभी रिलीजन बराबर है। इनफैक्ट इंडिया का कोई भी अपना खुद का रिलीजन नहीं है। इंडिया ये नहीं कह सकता कि वो एक हिंदू स्टेट है, इंडिया ये नहीं कह सकता वो एक सिख स्टेट है, इंडिया ये नहीं कह सकता वो एक मुस्लिम स्टेट है। नो, इंडिया इज़ ओनली अ स्टेट, ठीक है। यहाँ पे हमने गवर्नमेंट को बिल्कुल ही अलग कर दिया रिलीजन से। लोग जो मर्जी रिलीजन प्रैक्टिस करें, गवर्नमेंट और द स्टेट और द कंट्री इज़ नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसको कहते हैं हम सेक्युलर। तो इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है रिलीजन के बीच में। लोग हिंदू को प्रैक्टिस करें, लोग सिख को करें, लोग मुस्लिम को करें, क्रिश्चियन को करें, जैन्स को करें, ईसाई को करें, कोई या फिर कोई भी रिलीजन ना प्रैक्टिस करे, चाहे वो एथीस्ट है, हमें कोई फ़र्क नहीं है। स्टेट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ। दिस इज कॉल्ड द सेक्युलरिज्म। अब इंडिया को क्यों लगा, अब इंडियन लीडर्स पंडित नेहरू, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, चलो वो तो डेथ हो गई थी उनकी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल या जितने भी राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, जितने भी लीडर्स थे, उनको ऐसा क्यों लगा कि इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाने की ज़रूरत है? देखो क्यों। सबसे बड़ी बात, सभी के सभी मुस्लिम्स ने इंडिया को नहीं छोड़ दिया था पार्टीशन के टाइम पे। मुस्लिम्स इंडिया में रह गए थे, बट अब उनकी स्ट्रेंथ इंडिया के अंदर मुस्लिम्स की कम हो गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू हमेशा से ही यही चाहते थे कि हम ये मुस्लिम माइनॉरिटी जो इंडिया में रह गए, हम इनके साथ एक सिविलाइज्ड और डिग्निफाइड मैनर की तरह रहेंगे, इंसानों की तरह इनके साथ बिहेव करेंगे। समझ लो, ये पहली बात, पहला पॉइंट, पंडित नेहरू वांट टू ट्रीट द मुस्लिम्स इन अ वेरी सिविलाइज्ड एंड डिग्निफाइड मैनर। इंसानियत दिखा के इनके साथ हम ट्रीटमेंट करेंगे, जानवरों की तरह बर्ताव नहीं करेंगे, ठीक है। ही वांटेड टू गिव सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स टू मुस्लिम एज अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वो उनको भी उतना ही राइट्स देना चाहते थे मुस्लिम्स को जितना बाकी सिटीजन्स को दिया जाता था इंडिया के। Moreover, India's secular nature could cherish its long-term goals and principles like socialism, equality, liberty and fraternity. सबसे बड़ी बात, अगर वो इंडिया को सेक्युलर स्टेट बना देंगे, अगर वो सभी रिलीजन्स को इक्वल कर देंगे, तो वो इंडिया के जो बाकी गोल्स हैं जो इंडिया ने पूरा करना है, ठीक है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सोशलिज्म जैसे गोल्स को अटेन कर देंगे। विच मीन्स फ्रेंड्स दैट सेक्युलरिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट? इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। अगर आप सेक्युलर अचीव कर दोगे तो आप ये गोल्स खुद ब खुद अचीव कर दोगे। अगर आपके मायने में कोई भी रिलीजन बड़ा नहीं है, इंफीरियर नहीं है या कोई भी सुपीरियर नहीं है, सभी रिलीजन्स इक्वल है, डेफिनेटली बात है, यू आर अटेनिंग अ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। अगर आप सभी को इक्वल मान रहे हो तो आप कहीं ना कहीं भाईचारा लेके आ रहे हो, तो यू आर अटेनिंग व्हाट? यू आर अटेनिंग फ्रेटर्निटी, ठीक है। और लिबर्टी, आप लोगों को फ्रीडम दे रहे हो कि आपने हिंदू को प्रैक्टिस करना है, आप हिंदू बनो, आपने सिख बनना है सिख बनो, मुस्लिम बनना है मुस्लिम बनो, एथीस्ट बनना है, अगर आपको कोई भी रिलीजन नहीं फॉलो करना, भगवान पे विश्वास भी नहीं रखना है, आप वो भी बन सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं क्या दे रहे हो? लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, समझ लो, आप रिलेट कर पा रहे हो फ्रेंड्स, ऐसे पढ़ा करो पॉलिटी को, ठीक है। उसके बाद सोशलिज्म। सोशलिज्म इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अगर इसको मैं रिलेट करने बैठाऊंगी तो आई मीन टाइम इतना हो जाएगा, वी कांट बी एबल टू कंप्लीट चैप्टर। आने वाले वीडियोस में आई रिलेटेड, ओके। वैसे अगर आपको इतना जानना है तो आप ये सोचो कि अगर आज सेक्युलरिज्म है मीन्स इंडिया सभी रिलीजन को इक्वल मान रहा है, ठीक है। इंडिया के आँखों में कोई भी रिलीजन इंफीरियर नहीं है, कोई भी सुपीरियर नहीं है, मतलब कि वो हर एक रिलीजन के लोगों को सोशल वेलफेयर सर्विसेज, सोशलिज्म मीन्स टू प्रोवाइड वेलफेयर सर्विसेज टू द पीपल, वो हर एक रिलीजन को वेलफेयर सर्विसेज देगा बिना भेदभाव के। आप अगर सेक्युलर हो तो आप सोशलिस्ट खुद बन जाओगे, आप इक्वालिटी खुद लेके आ जाओगे, लिबर्टी भी खुद लेके आ जाओगे और फ्रेटर्निटी भी खुद लेके आ जाओगे। मतलब कि एक तीर से दो निशाने नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 निशाने। समझ लो, ऐसे रिलेट करके पढ़ा करो।
Secularism stops any single faith to become superior and inferior to those who practice another religion. ऊपर कोई मैं हिंदू बड़े हैं, सिख छोटे या मुस्लिम बड़े वगैरह ऐसा कुछ, ये जो सेक्युलरिज्म अगर कंट्री में हो तो ऐसी फीलिंग्स नहीं आती, सभी इक्वल हैं. Hence it considers all citizens equal irrespective of religious affiliation. वो सभी को इक्वल समझते हैं सिटीजन्स को, बिना उनका रिलीजन देखे. अब इतना याद रख लो क्या रीज़न था इंडिया को सेक्युलर बनाने का. पहला कि पंडित नेहरू इन मुस्लिम्स के साथ डिग्निफाइड मैनर की तरह मतलब कि वार्तालाप करना चाहते थे, एक सिविलाइज मैनर की तरह. वो मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स देना चाहते थे. ठीक है. सबसे बड़ी बात, वो मुस्लिम्स को रियलाइज़ कराना चाहते थे कि अगर तुम इधर रह गए हो, अगर तुम इंडिया में रह गए हो तो कोई बात नहीं, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. उनको कंफर्टेबल फील करा रहे थे कि हम भी तुमको दूसरे सिटीजन्स की तरह ही ट्रीट करेंगे. अगर तुम माइनॉरिटी ग्रुप हो तो हम तुमको क्या कहते हैं प्रोटेक्शन देंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे, पर हम तुम्हारे साथ मारताड़ नहीं करेंगे, भेड़िए की तरह नहीं मारेंगे. ठीक है. हम अच्छे से तुम्हारे साथ रहेंगे जैसे हम बाकी सिटीजन्स के साथ रह रहे हैं. पहला, उनको कंफर्टेबल फील कराना था. दूसरा, इंडिया को सेक्युलरिज्म इसलिए भी बनना था, सेक्युलर स्टेट इसलिए भी बनना था क्योंकि वो एक तीर से 4 या 5 निशाने कर पा रहा था. सोशलिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी. आई होप आई एम मेकिंग यू थिंग्स वेरी मच क्लियर. अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. अब याद रखना ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर, आई थिंक ये सब क्लियर आउट है, मैंने पेन से मार्क नहीं किया, बट आई हैड मेड यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. नाउ आई विल ओपन माय स्टाइलस, सॉरी आई फॉरगेट यूजुअली. ब्रिटिशर्स ने राज किया था इंडिया के ऊपर 2 तरीक़ों से. एक था प्रोविंस और एक था प्रिंसली स्टेट्स. क्या था दोबारा? एक प्रोविंस, एक प्रिंसली स्टेट्स. मतलब कि जैसे आज इंडिया ने डिवाइड किया हुआ है अपनी स्टेट, अपनी जोग्राफिकल एरिया को 2 चीज़ों के बीच में, एक स्टेट्स और एक यूटी के बीच में. इसी तरह इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने अपने एम्पायर को किस तरह डिवाइड किया हुआ था, एक प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट्स के बेसिस में. अब प्रोविंसेस क्या थे? प्रोविंसेस वो जोग्राफिकल एरिया था जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था. किसका? कैसा था? डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ओवर दैट पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया. मतलब कि वहाँ पे कितनी मिलिट्री खड़ेगी. ठीक है. वहाँ पे गुड्स के प्राइजेस क्या होंगे, वहाँ पे सर्विसेज के प्राइजेस क्या होंगे. ठीक है. वहाँ पे फॉरेन मैटर्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे, किसके साथ उनको फ्रेंडली रिलेशंस बनाने हैं, किसके साथ नहीं बनाने. ठीक है. सब कुछ वो ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे. ठीक है. मतलब कि डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का उन एरियाज पे. समझ लो, अंडर दिस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया ब्रिटिशर्स हैड अ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द जोग्राफिकल टेरिटरी. अच्छा, एक इंटरनल अफेयर होता है, एक एक्सटर्नल. फ़र्क पता है क्या है? इंटरनल हो गया उस प्रोविंस के अंदर जो भी मैटर है, जैसे गुड्स के क्या प्राइजेस होंगे, सर्विसेज के क्या प्राइजेस होंगे, मिलिट्री कितनी होगी. ठीक है. या और जैसे कोई और क्या मैटर्स होते हैं कंट्री के, कौन सा लॉ आपने इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है. जो कंट्री, जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंडर का प्रॉब्लम्स होंगी ना, उसको हम इंटरनल मैटर्स कहेंगे. एक्सटर्नल अफेयर्स कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल अफेयर्स आपकी हो गई जैसे कि एक इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन ने किसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने हैं, बाहर कौन सी कंट्रीज़ के साथ करने हैं. चाइना के साथ करने हैं, फ्रांस के साथ करने हैं, पोलैंड के साथ करने हैं, यूएसए के साथ करने हैं, यूएसएसआर के साथ. ये हो गए एक्सटर्नल मैटर्स. ठीक है. तो ये इंटरनल कि आज कॉपी का प्राइस क्या होगा, पेन का क्या होगा, दाल चावल आटा, ये सभी इंटरनल मैटर्स है. ये भी ब्रिटिशर्स देखेंगी. एक्सटर्नल मैटर्स की पर्टिकुलर ये प्रोविंस, ठीक है, को अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, यूएसए के साथ, यूएसएसआर के साथ करने हैं या किसके साथ करने हैं. ये हो गए एक्सटर्नल मैटर्स.
तो ये सभी मैटर्स यहाँ पे ब्रिटिशर्स खुद डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। तो प्रिंसली स्टेट्स पे क्या था? इनडायरेक्ट कंट्रोल। हाँ जी, प्रिंसली स्टेट्स पे क्या था? इनडायरेक्ट कंट्रोल। यहाँ पे प्रिंसेस, राजा, रजवाड़े, ठीक है, इन लोगों का कंट्रोल था। इन्होंने क्या किया हुआ था? इन्होंने इन प्रिंसली स्टेट्स जो थे, इन राजों ने ट्रीटी ऑफ स्यूजेरानिटी साइन की थी। क्या साइन की थी? ट्रीटी ऑफ स्यूजेरानिटी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने उनको इतनी फ्रीडम तो दे दी थी कि तुम अपने कंट्री, अपने एरिया के इंटरनल मैटर्स तुम डिसाइड करो। दाल चावल आटा रोटी के क्या प्राइसेस रखते हैं तुम डिसाइड करो, बट तुम्हारे एक्सटर्नल अफेयर्स और मिलिट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स कि तुमने सिक्किम के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, ठीक है, महात्मा गांधी के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, या यूएसएसआर के साथ रिलेशन कैसे रखने हैं, ये सब हम देखेंगे, ये सब ब्रिटिशर्स देखेंगे। और क्या? और आपकी मिलिट्री कितनी होगी, कैसे हमने मिलिट्री को यूज़ करना है, ये भी हम देखेंगे। दाल चावल आटा रोटी टैक्स वगैरह तुम देखो प्रिंस, तुम देखो, बट तुम्हारे फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल मैटर्स, ये हम देखेंगे, ठीक है। इसको कहा गया ट्रीटी ऑफ स्यूजेरानिटी, एंड दिस ट्रीटी ऑफ स्यूजेरानिटी वाज साइंड बाय द राजास, रजवाड़ास, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ? उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल था प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। प्रिंसली स्टेट्स इस चीज़ को मना भी कर सकते थे, राजास इन चीज़ को मना भी कर सकते थे। वो चाहते वो ट्रीटी ऑफ स्यूजेरानिटी ना साइन करते, तो उन्होंने मना कर देते, वो ना साइन कर दे ट्रीटी ऑफ स्यूजेरानिटी। पर की क्यों? बेटे राजा है, राजा को हमेशा मस्त मौला जीने की आदत होती है, ठीक है। वो कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते, धक्के नहीं खा सकते। अगर वो ट्रीटी ऑफ स्यूजेरानिटी ना साइन करते तो वो भी प्रोविंसेस बन जाते, वो भी प्रोविंसेस बन जाते। तो यहाँ से उनका जो इंटरनल मैटर की जो फ्रीडम है ना, वो भी उनसे छीन ली जाती। जैसे प्रोविंसेस के पास अपनी इंटरनल मैटर्स की फ्रीडम नहीं है, उसी तरह रजवाड़े के पास भी नहीं होती। एटलीस्ट यहाँ पे इनका गुजारा तो हो रहा है, यहाँ पे प्रिंस बन के वो अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर राज तो कर पा रहे हैं, वहां पे तो वो भी ना कर पाते। प्रिंस को हमेशा ठाट बाट के साथ जीने की आदत होती है, समझ लो, वो कॉमन मैन की तरह नहीं जी सकते। तो इसीलिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ स्यूजेरानिटी साइन की। स्क्रीन बड़ा कर रही हूँ, एक बार ही पढ़ा देती हूँ क्या लिखा है। Under this particular geographical area, Britishers had a direct control over the internal and the external affairs of the geographical territories. Princely states क्या था? Under this, the British did not have a direct control over the geographical territories. Direct नहीं था, indirect था. These areas were under the control of Prince, who only decides the internal matter, but the external affairs were controlled by the Britishers. Princely states had entered into the Treaty of Suzerainty. The foreign policy, military will be looked after the Britishers. समझ लो, समझ गए बच्चे? अब देखो 1947 तक दो राज थे हमारे, मतलब कि दो तरीके से हम रूल कर रहे थे। कैसे? एक थे ब्रिटिशर्स रूल करते थे प्रोविंसेस की तरह, अब एक था प्रिंसली स्टेट्स की तरह। अब 1947 आया टाइम, इंडिपेंडेंस आ गई। अब ब्रिटिशर्स गए तो प्रोविंसेस भी गई उनके हाथ से, प्रिंसली स्टेट्स भी गई। मतलब कि अब ना ही प्रोविंस देगी ना ही प्रिंसली स्टेट्स देंगे। ब्रिटिशर्स इतने घटिया थे ना, 1947 में जाने वाले थे तब भी जाते जाते एक कर्म कांड तो करके गए। क्या कांड करके गए? उन्होंने ना जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोक्लेमेशन कर दी। क्या कर दी? अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है। किसको अनाउंसमेंट कर दी? प्रिंसली स्टेट्स को कर दी कि भाई रजवाड़ास, आज से हमारा रूल ख़त्म हुआ। तो हमारा रूल ख़त्म हुआ तो मतलब ट्रीटी ऑफ स्यूजेरानिटी भी ख़त्म, ठीक है। तो तुम्हारा स्पेशल स्टेटस था वो भी ख़त्म। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम इंडिया को ज्वाइन कर लो, चाहे तुम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और नहीं तो चाहे तुम इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रहो।
देखो यार, कितनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी इन्होंने। उन्होंने कितने प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम थी 556 प्रिंसली स्टेट्स। अब इन प्रिंसली स्टेट्स को बोल दिया कि तुम इंडिया ज्वाइन कर लो, तुम्हारी मर्जी। तुमने पाकिस्तान ज्वाइन करना है, तुम वो कर लो, तुम्हारी मर्जी, हम नहीं रोकेंगे। या तुमने इंडिपेंडेंट बनना है तो वो कर लो। सोचो यार, अगर तुम इंडिपेंडेंट बन जाते, अगर ये 556 स्टेट्स इंडिपेंडेंट बन जाती, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये सभी के सभी 556 स्टेट्स कहाँ पे थी? विद इन दिस जोग्राफिकल टेरिटरी एरिया। ठीक है, विद इन दिस जोग्राफिकल टेरिटरी, इस इंडिया के अंदर 556 प्रिंसिपल स्टेट्स थी। अगर ये डिसीजन लेते कि ना उनको इंडिया को ज्वाइन करना है ना पाकिस्तान को, और इंडिपेंडेंट रहना है, तो सोचो इस इंडिया के अंदर ही, बीच में ही, इंडिया के जोग्राफिकल टेरिटरी के बीच में ही 556 कंट्रीज निकल जाती, इंडिपेंडेंट कंट्रीज। कैन यू इमेजिन, इतनी सी जोग्राफिकल एरिया के बीच में 556 कंट्रीज। तो हाल पता क्या होता? हाल होता ये इंडिया है, अरे ये दूसरी कंट्री आ गई, ये इंडिया आ गया, फिर थोड़ा सा ये दूसरी कंट्री, फिर इंडिया, फिर दूसरी कंट्री, फिर इंडिया, फिर दूसरी कंट्री। और गलती से तूने दूसरी कंट्री में पैर रख दिया, वापस जा इंडिया, तो इंडिया का है। ये हाल हो जाता आपका। 556 इंडिपेंडेंट कंट्रीज इसी जोग्राफिकल लोकेशन में उभर के आ जाती। कैन यू इमेजिन क्या हालत हो जाती? सोच के देखो, जो इन्होंने प्रोक्लेमेशन की थी, इट वॉज वेरी डेंजरस। इन्होंने बोल दिया कि तुम फ्री हो, इधर जाना इधर जाओ, इधर जाना इधर जाओ, किसी के पास नहीं जाना, इंडिपेंडेंट हो। पढ़ो, देखो, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स हैड अनाउंस्ड दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल their control over the princely states will also come to an end.